महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। कोई खुफिया एजेंसी कितनी दुस्साहसी हो सकती है। दूसरे देश में जासूस भेज देगी, कोई सीक्रेट ऑपरेशन चला देगी, दुश्मन देश के राज चुरा लेगी। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो हर बार ऐसा दाव खेलती है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की। वही मोसाद जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पेजर में विस्फोटक छिपाकर महीनों तक किसी को भनक नहीं लगने दी और सही समय पर धमाका कर दिया। इसके अगले ही दिन वायरलेस सेट्स में भी धमाकों की खबरें सामने आईं। इन घटनाओं ने एक बार फिर दुनिया को ये एहसास कराया कि आधुनिक खुफिया युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य से भी लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार जो दावा सामने आया है वो पहले से भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दावा ये है कि मोसाद ने अपने सबसे बड़े विरोधियों में गिने जाने वाले एक नेता को ही भविष्य में ईरान की सत्ता तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। ये दावा कितना सही है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमें करीब 10 साल पीछे चलना होगा। 26 सितंबर 2016, तेहरान, ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई एक इस्लामिक सेमिनरी में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने आगे चलकर ईरानी राजनीति की दिशा बदल दी। खामनेई ने सार्वजनिक रूप से बताया कि पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी है। उनका कहना था कि अगर अहमदीनेजाद चुनाव मैदान में उतरते हैं तो देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसका नुकसान पूरे ईरान को उठाना पड़ेगा। हालांकि ये सलाह ज़्यादा दिन तक नहीं चली। करीब 7 महीने बाद 20 अप्रैल 2017 को महमूद अहमदीनेजाद ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। असली खबर सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ईरान के सबसे ताकतवर नेता की सार्वजनिक सलाह को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। ईरान की गार्जियन काउंसिल ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी। आपको बता दें, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए गार्जियन काउंसिल की मंजूरी ज़रूरी होती है। इस परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं। इनमें 6 इस्लामिक धर्मगुरु होते हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम लीडर नियुक्त करते हैं, जबकि 6 विधि विशेषज्ञ संसद की सिफारिश पर चुने जाते हैं। इसलिए अंतिम फैसला काफ़ी हद तक सत्ता प्रतिष्ठान की इच्छा पर निर्भर माना जाता है। यहीं से अहमदीनेजाद और ईरानी सत्ता के बीच दूरी बढ़नी शुरू हो गई। एक समय ऐसा था जब अहमदीनेजाद को ईरान की राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा माना जाता था। साल 2005 से 2013 तक वो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों और ख़ास तौर पर इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कई विवादित बयान दिए, जिनकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बने रहे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। उन्होंने दोबारा सत्ता में लौटने की कोशिश की, लेकिन साल 2017 के बाद 2021 में भी उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद फिर अगली चुनाव प्रक्रिया में भी उनकी दावेदारी स्वीकार नहीं की गई। बार बार उम्मीदवारी खारिज होने के बाद उन्होंने गार्जियन काउंसिल की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई मौक़ों पर उन्होंने ईरान की राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना भी की। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 13 जुलाई को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर से बढ़ती दूरी के बाद अहमदीनेजाद और उनके कुछ करीबी सहयोगियों के बीच सत्ता में वापसी के दूसरे रास्तों पर चर्चा होने लगी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस दौरान विदेशी समर्थन हासिल करने की संभावनाओं पर भी विचार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह आकलन किया कि अगर भविष्य में ईरान की मौजूदा सत्ता कमज़ोर होती है तो किसी ऐसे चेहरे की ज़रूरत होगी जिसे जनता पहले से जानती हो और जो देश के राजनीतिक ढांचे को भीतर से समझता हो। मोसाद की नज़र कथित तौर पर महमूद अहमदीनेजाद पर जाकर ठहर गई। ये दावा इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि अहमदीनेजाद को ईरान के सबसे कट्टर इजराइल विरोधी नेताओं में गिना जाता रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए इजराइल के खिलाफ कई तीखे बयान दिए थे, होलोकास्ट को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे मजबूत समर्थकों में शामिल रहे। यही वजह है कि ये सवाल पूरी दुनिया में उठने लगा कि आखिर मोसाद ऐसे नेता में दिलचस्पी क्यों लेगी जिसने वर्षों तक इजराइल का खुलकर विरोध किया। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मोसाद का उद्देश्य सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना नहीं था,
कथित योजना इससे कहीं बड़ी थी। दावा किया गया कि भविष्य में हालात बदलने की स्थिति में अहमदीनेजाद को सत्ता के संभावित चेहरे के रूप में तैयार करने की रणनीति बनाई गई। लेकिन किसी भी योजना की सबसे बड़ी चुनौती होती है पहला संपर्क। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोसाद आखिर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति तक कैसे पहुंची। सीधे संपर्क की गुंजाइश लगभग असंभव थी, इसलिए कथित तौर पर एक ऐसा रास्ता चुना गया जिस पर किसी को आसानी से शक ना हो। यहीं से शुरू होती है उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की कहानी जिन्हें कुछ रिपोर्ट्स में केवल शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा बताया गया है। अब सवाल ये था कि अगर मोसाद सचमुच महमूद अहमदीनेजाद तक पहुंचना चाहती थी तो ऐसा कैसे किया जाए कि किसी को शक भी ना हो। सीधे संपर्क करना लगभग नामुमकिन था, इसलिए एक अलग रणनीति तैयार की गई। कथित तौर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चुने गए जहां पूर्व राष्ट्राध्यक्षों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे मंचों पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र अपेक्षाकृत कम रहती है और निजी मुलाकातों की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। ऐसे में मोसाद को पहला मौका मिला अक्टूबर 2023 में, जब महमूद अहमदीनेजाद को ग्वाटेमाला में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन का निमंत्रण मिला। ग्वाटेमाला उन देशों में शामिल है जिसके इजराइल के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को बाद की घटनाओं से जोड़कर देखा गया। हालांकि ग्वाटेमाला रवाना होने से पहले एक दिलचस्प घटना भी हुई। अहमदीनेजाद जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही विरोध जताया, कुछ घंटों तक वहीं बैठे रहे और सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा करते रहे। मामला चर्चा में आया तो आखिरकार उन्हें यात्रा की अनुमति मिल गई और वो ग्वाटेमाला रवाना हुए। यही वो यात्रा बताई जा रही है जहां कथित तौर पर पहली बार मोसाद के एजेंटों ने उनसे संपर्क स्थापित किया। इसके करीब 1 साल बाद कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। साल 2024 की शुरुआत में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में क्लाइमेट चेंज पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आरोप है कि इस आयोजन का वास्तविक उद्देश्य महमूद अहमदीनेजाद और इजरायली खुफिया अधिकारियों की मुलाकात कराना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शुरुआत में विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रस्ताव को लेकर असहज था। उन्हें चिंता थी कि अगर भविष्य में इस बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक हो गया तो संस्थान की साख पर सवाल उठ सकते हैं। इसके बावजूद सम्मेलन आयोजित हुआ और अहमदीनेजाद ने उसमें हिस्सा भी लिया। यही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इसी दौरान उनकी मुलाकात तत्कालीन मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया से हुई। बर्निया उस समय इजराइल की कई संवेदनशील खुफिया और सैन्य रणनीतियों से जुड़े प्रमुख अधिकारियों में गिने जाते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी मुलाकात के बाद मोसाद ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी इस संपर्क की जानकारी दी। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ईरान का इतना चर्चित नेता विदेश में किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी से मिल रहा था तो उसके साथ मौजूद सुरक्षा अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। आपको बता दें, रिपोर्ट में इसका भी एक संभावित जवाब दिया गया है। दावा किया गया कि विदेश यात्राओं के दौरान अहमदीनेजाद की सुरक्षा के लिए ईरानी अंसार यूनिट के सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ रहते थे, लेकिन कई बार वो ये कहकर कुछ घंटों के लिए अलग हो जाते थे कि उन्हें किसी प्रोफेसर, शोधकर्ता, सम्मेलन के आयोजकों से निजी मुलाकात करनी है। इसी दौरान कथित तौर पर उनकी गुप्त बैठकें होती थी। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि इन यात्राओं के कुछ खर्च मोसाद की ओर से उठाए गए। धीरे धीरे कथित योजना आगे बढ़ती रही। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का मानना था कि अगर भविष्य में ईरान की मौजूदा सत्ता कमज़ोर होती है तो महमूद अहमदीनेजाद को एक वैकल्पिक राजनीतिक चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। वजह यह थी कि वो पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, देश की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह समझते थे और समाज के एक वर्ग में उनकी पहचान अभी भी बनी हुई थी। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। द जेरूसलम पोस्ट और कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी 2026 में अहमदीनेजाद के आवास के आसपास इजरायली हमले हुए। दावा किया गया कि इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि आगे की कहानी इससे भी ज़्यादा उलझी हुई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को अहमदीनेजाद और इजरायली संपर्कों की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद कथित तौर पर IRGC की इंटेलिजेंस शाखा ने उन्हें निगरानी में ले लिया और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। दूसरी ओर द जेरूसलम पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग है।
पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदी निजाद के कार्यालय ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि मोसाद से संपर्क, उन्हें भर्ती करने की कोशिश और नज़रबंदी से जुड़े सभी दावे मनगढ़ंत हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यानी एक तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स हैं तो दूसरी तरफ खुद अहमदी निजाद का पक्ष इन सभी दावों को सिरे से नकारता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं तो इजराइल ने अपने सबसे कट्टर विरोधियों में शामिल रहे नेता को ही क्यों चुना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में बाहरी एजेंसियां अक्सर ऐसे चेहरे की तलाश करती हैं जो जनता के बीच पहले से पहचान रखता हो और प्रशासनिक अनुभव भी रखता हो। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अहमदी निजाद इन दोनों पैमानों पर फिट बैठते थे। हालांकि ये कथित योजना आखिरकार सफल नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह ईरान के भीतर अपेक्षित जन विद्रोह का न होना था। जिन परिस्थितियों की उम्मीद की जा रही थी वो पैदा नहीं हुई। इसके बजाय कई मौक़ों पर लोग मौजूदा व्यवस्था के समर्थन में दिखाई दिए। ऐसे में सत्ता परिवर्तन का पूरा कथित खाका धराशायी हो गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ईरान की ओर से भी इन सभी आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल अभी भी दावों, प्रतिदावों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के बीच उलझा हुआ है। आने वाले समय में अगर इस पर कोई आधिकारिक दस्तावेज या जांच सामने आती है तभी इस पूरी कहानी की वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं।